Hello everyone, welcome to Momentum as Nidhi, a module that allows you to preserve your value addition. And in this session, we are going to cover about status of wind energy in India. Now, why we are discussing this? Currently, recently हमने अपना एक मटेरियल निकाला था की पार्लियामेंट्री कमिटीज़ एंड देयर रिकमेंडेशंस सेकेंड पार्ट एंड उसकी पीडीएफ आप हमारे मोमेंटम आईएस वेबसाइट के फ्री डाउनलोड सेक्शन से देख भी सकते हैं. And in that section only we have covered that evaluation of wind energy in India. So उसी चीज़ को लेकर एंड इससे रिलेटेड और क्या क्या वैल्यू एडिशन मटेरियल हो सकता है इस चीज़ के ऊपर ये पूरा सेशन है. सो लेट्स बिगिन. फर्स्ट ऑफ ऑल we are going to discuss कि what have been the observations of that committee. So key observations जो उस पार्लियामेंट्री कमेटी ने बताया वो ये था कि हमारे विंड एनर्जी का जो पोटेंशियल है इंडिया में, पोटेंशियल इज समवेयर अराउंड 200 गीगावाट, बट जो प्रोडक्शन हो पा रहा है विंड एनर्जी का दैट इज समवेयर अराउंड 41 गीगावाट या फिर 40 गीगावाट, जो भी आप कहना चाहो. यानी कि समवेयर हमने अपने पोटेंशियल का केवल 20% ही अचीव किया है, विच इज़ अ बिग इशू. कि विंड एनर्जी कंसिडरिंग इंडिया में एक बहुत बड़ा कोस्ट लाइन है, 7,500 किलोमीटर है, उससे ज़्यादा भी, अराउंड 7,500 अगर किलोमीटर. सो दैट estimate of 7,500 kilometer of coastline is not justifying the production of wind energy in India. Next, what they said कि there is higher preference to solar energy and this against that कि ऐसा क्यों है, सोलर एनर्जी को प्रेफरेंस भी दिया जा रहा है. दूसरा चीज़ ये है कि सोलर एनर्जी के का इंपोर्ट डिपेंडेंस भी है, मतलब हमें कुछ मटेरियल बाहर से मंगाना पड़ता है जैसे चाइना वाइना से. तो डिस्पाइट इसके प्रेफरेंस हमने सोलर एनर्जी को दिया है. कैसे पता चलता है? पार्लियामेंट्री कमेटी ने कुछ असेसमेंट किया कि लास्ट 4 to 5 ईयर्स का, जहाँ पे ओवरऑल वे में देखा जाए तो विंड एनर्जी में जो बजटरी आउटले जो इंक्रीमेंट हुआ है वो 93% हुआ है, जबकि सोलर एनर्जी व्हेन इट कम्स टू सोलर एनर्जी it has increased up to 2064%. So this in itself again shows कि what is the current status and how it is moving on from time to time. Another observation that regarding wind energy, what they observe is that there are no wind offshore projects. Now what are these wind offshore projects? अगर हम ये इमेज को देखें, इसके बेसिस पे आपको दिखेगा कि कहीं ना कहीं ये एक लैंड है और उस लैंड के ऊपर इंस्टॉलेशंस हैं विंड एनर्जी के टरबाइंस जो लगाए गए. तो इसे हम ऑन शोर प्रोजेक्ट्स कहते हैं, जो शोर पे है, किनारे पे है, कोस्टल किनारे, जो भी स्पेसिफिकली अगर बोला जाए. Offshore projects are which are like this is the sea or any water body, and if we install any turbines in a water body, mainly in the oceans or seas, and then we are bringing that wind energy to our homes or to any industrial plants. So we found that there are no wind offshore projects or installed in India at this moment, though इट वॉज ऑब्जर्व दैट कि 2 स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे स्पेशली गुजरात एंड तमिलनाडु, जहाँ पे ऑलमोस्ट 70 गीगावाट ऑफ विंड एनर्जी प्रोड्यूस हो सकता है फ्रॉम ऑफशोर विंड प्रोजेक्ट से. तमिलनाडु पे हम थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करेंगे, कंसिडरिंग जो मैंने कहा कि इट्स नॉट ओनली अबाउट पार्लियामेंट्री कमेटी, ये इन जो सेशन बनाया गया है it also covers sorry aspects from other platforms also. So I will talk about it कि तमिलनाडु में एकदम से बूम कैसा आया विंड एनर्जी पे. नेक्स्ट is that
what they found that ki solar and wind energy are complementary to each other. Now why is it so? अगर कोस्टल लाइंस के हिसाब से देखा जाए तो मॉडरेट क्लाइमेट रहता है, बट एक सनशाइन अच्छा खासा रहेगा. तो कोस्टल क्लाइमेट के हिसाब से देखा जाए, एंड खासकर इंडिया का जो लैटिट्यूड, जिस लैटिट्यूड रेंज में आता है, लॉन्जिट्यूडनल रेंज के अकॉर्डिंग देखा जाए, तो उसमें हमें ये पता चलेगा कि ड्यूरिंग द डेज सन विल बी द वन विच वन कैन प्रेफर कि हाँ जिससे सोलर एनर्जी ज़्यादा बन सकती है. एंड ड्यूरिंग द नाइट, कंसिडरिंग द कोस्ट लाइन एंड कंसिडरिंग द जोग्राफिकल एस्पेक्ट्स लाइक विंड ब्रीज, लैंड ब्रीज या सी ब्रीज, जो भी हम कहते हैं, उस अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमें विंड एनर्जी हम ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं. तो कहीं ना कहीं हमें हाइब्रिड प्रोजेक्ट की तरफ जाना चाहिए. We need to go towards the solar wind hybrid projects that can help us to produce, to harness more energy through renewable section. Next, what was found is that RPO. What is this? Renewable Purchasable Obligation. मीन्स आपको एक स्पेसिफिक, अगर आपने 100 गीगावाट आप परचेस कर रहे हो इलेक्ट्रिसिटी, देन एटलीस्ट एक 20% या 30% अगर उसने आरपीओ दे दिया, यानी 30 ऑलमोस्ट, अगर 30 गीगावाट, 20 to 30 गीगावाट आपको परचेस करना पड़ेगा फ्रॉम विंड पावर से या सोलर एनर्जी प्लांट, यानी रिन्यूएबल एनर्जी से आपको कुछ इलेक्ट्रिसिटी आपको परचेस करनी पड़ेगी. एनर्जी एक सर्टेन सेक्शन, एक सर्टेन प्रोपोर्शन ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी you have to buy from renewable sector only. So what this committee observed, parliamentary committee observed observations, is that there are only 4 states who are implementing this renewable purchase or obligation in a full-fledged manner. Which are these states? हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, and one more state. Currently, I am unable to recall it. Apology for that. Now, again one can say कि overall जो wind energy अगर देखा जाए तो गुजरात is the state which is producing the highest amount of wind energy. Then also it is not in this list. No. आरपीओ इज ऑलवेज, आरपीओ हमेशा कैलकुलेट किया जाता है कि कितने परसेंटेज ऑफ एनर्जी परचेज किया गया है. तो मे भी हो सकता है गुजरात में किया गया हो, बट एक लिमिट, एक जो कैप है, उस कैप को अगर क्रॉस नहीं किया है तो इसलिए मे बी उस गुजरात उस इंडिकेटर में, उस मेट्रिक में नहीं आता है. एंड दिस 4th स्टेट इज नॉट गुजरात, आई कैन एश्योर दैट. इन एडिशन टू दिस, वन मोर थिंग इज दैट कि टैरिफ पॉलिसी ऑफ 2016. Sorry. Now what was observed that कि डिस्कॉम्स को टैरिफ पॉलिसी के थ्रू एक चीज़ ये बताया गया कि आपको ये जो आरपीओ वो करना है, कंप्लीट करना है, इसके लिए आपके पास बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स है. पहला चीज़, या तो अपना खुद का ही सेटअप कर लो एनर्जी प्लांट, रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट, या तो आप परचेज कर लो फ्रॉम अ एनर्जी जनरेटर, विंड एनर्जी जनरेटर, जो भी बोलना चाहे आप, और या तो आप रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट ये ऑब्टेन कर लो. इन 3 केस में ये माना जाएगा कि आपका रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन आपने कंप्लीट किया है. तो ये कुछ ऑब्जर्वेशंस उन्होंने बताए कि ये देखना पड़ेगा और इस चीज़ पे बात करनी पड़ेगी. इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि कौन कौन से स्टेट्स में, मेनली 8 स्टेट्स का नाम लिया जिसमें गुजरात भी है, राजस्थान में. इनफैक्ट गुजरात इज़ द हाईएस्ट. अगर देखा जाए मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की वेबसाइट के अकॉर्डिंग जो इन्फॉर्मेशन है, गुजरात इज़ द हाईएस्ट विच इज़ प्रोड्यूसिंग द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ विंड एनर्जी, फॉलोड बाय राजस्थान. सो दीज आर सम ऑफ द स्टेट्स. 8 स्टेट्स के बारे में पार्लियामेंट्री कमेटी ने बताया कि देर आर 8 स्टेट्स हु आर प्रोड्यूसिंग विंड एनर्जी और दोज हु हैव wind energy plants in their states. So moving ahead, they also provided some recommendations as well.
Now what were these recommendations? Compliance एज इन रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन का कंप्लायंस फॉलो होना चाहिए स्ट्रिक्टली. नेक्स्ट, एक्सप्लोर व्हाट? टू एक्सप्लोर विंड ऑफशोर एनर्जी प्रोजेक्ट्स. हमने पास विंड ऑफशोर एनर्जी प्रोजेक्ट अभी तक है नहीं, बट एक्सप्लोर करना स्टार्ट करना चाहिए अब. जो 70 गीगावाट की बात हुई गुजरात एंड तमिलनाडु को लेके. थर्ड, सोलर विंड हाइब्रिड. एंड पार्लियामेंट्री कमेटी सेट कि आप एक गोल सेट करो एंड कम से कम एटलीस्ट ट्राई करो कि हार्नेस करने का कि 50 गीगावाट ऑफ एनर्जी सोलर हाइब्रिड प्रोजेक्ट से आए. फोर्थ, रिप्लेस व्हाट? रिप्लेस ओल्ड एंड लेस एफिशिएंट जो टर्बाइन्स हैं विथ न्यूअर एंड एडवांस वंस. नाउ हाउ टू गो मूव अहेड विद दिस? सो एडवांस turbines are needed which are highly technological based, जिनकी efficiency भी ज़्यादा है, so that should be brought. And modernize with those advanced industrial turbines. In addition to this, what we should know is that पहली चीज़ जो मैंने कहा कि और क्या क्या वैल्यू एडिशन मटेरियल है. पहली चीज़ तो सोलर एनर्जी का जो हमने बात किया कि सोलर एनर्जी का क्यों इतना प्रेफरेंस दिया गया. पहली चीज़ अगर देखें, सो समवेयर अराउंड 2001 अगर कैपिटल कॉस्ट देखें ऑफ विंड एनर्जी, इट वाज समवेयर अराउंड 30 million per megawatt for wind, and this is what I am saying. But for solar it was 300 million. Come to 20 years, 20 साल बाद अगर देखें, नॉट लाइक दैट बॉलीवुड की मूवी है 20 साल बाद. 20 साल बाद अगर हम देखें तो यही चीज़ विंड का अगर हम देखेंगे तो ये 60 मिलियन पहुंच चुका है आज के डेट में, जबकि ये रिड्यूस होके 55 मिलियन पे आ चुका है. तो दैट मीन्स सब मेजर्स वर टेकन फ्रॉम टाइम टू टाइम कि आज की डेट में सोलर एनर्जी का प्रेफरेंस ज़्यादा आ सके ना. ओवरऑल वे में अगर विंड एनर्जी का स्टार्टिंग देखें तो कहीं ना कहीं हमें पता चलेगा कि 1988 के अराउंड से 80s में कहीं ना कहीं ओवरऑल में गुजरात में, तमिलनाडु में, यहाँ पे डैनिश जो इंडस्ट्रियल ऑपरेटर्स थे वो आए, उन्होंने अपना प्लांट सेटअप किया एंड उस अकॉर्डिंग दे शोड कि हाउ टू प्रोड्यूस विंड एनर्जी फ्रॉम दिस. एंड देन इफ वी कम टू इट इन द 90s some policies were made to ensure, to bolster कि विंड एनर्जी प्रोडक्शन इंडिया में बढ़ाई जा सके. कैसे, क्या क्या किया गया? पहला चीज़ एक उन्होंने बनाया एक्सेलरेटेड डेप्रिशिएशन मैकेनिज्म. एंड ये एक बहुत बड़ा वो रहा जो कि जैसे कि मैंने कहा केस स्टडी ऑफ तमिलनाडु में अगर देखा जाए एकदम से जो जंप किया, दिस इज वन ऑफ द रीजन कि एक्सेलरेटेड डेप्रिशिएशन मैकेनिज्म पे आ पाया. इन एडिशन टू दिस इंडस्ट्रियल स्टेटस जो दिया गया टू विंड एनर्जी इक्विपमेंट. इन एडिशन टू दिस एक्सेलरेटेड डिप्रिसिएशन मैकेनिज्म, इंडस्ट्रियल स्टेटस, इसके अलावा और क्या क्या किया गया? 5 year इनकम टैक्स एग्जेम्पशन, ऑन सेल ऑफ विंड एनर्जी.
यानी अगर कोई विंड एनर्जी बना के सेल कर रहा है या सेल केवल कर रहा है कमर्शियली एज अ थर्ड पार्टी मार्केटिंग की तरह, तो उसको 5 साल का इनकम टैक्स का रिजम्पशन मिलेगा। एंड लास्टली जो एक बहुत इंपॉर्टेंट था कि स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी बोर्ड्स को बताना कि आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट इनसे परचेज करना पड़ेगा। तो ये अपने आप में बहुत बूमिंग आपको क्लॉजेस दिखेंगे कि हाँ विंड एनर्जी कैसे प्रमोट हुआ इंडिया में। इसके साथ एक और चीज़ क्या होगी कि एक टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड बनाया गया था, TUF। ये मेनली टेक्सटाइल्स के लिए था कि वो अपने जो टेक्नोलॉजी है उसको मॉडर्नाइज करे, उसकी यूटिलिटी बढ़ाए हमारे इंडिया में। बट इस चीज़ को तमिलनाडु गवर्नमेंट ने क्या किया, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड को यूज़ करके दे स्टार्टेड अ लेंडिंग रेट ऑफ 12.5%, थोड़ा कम हो सकता है उस टाइम के हिसाब से लेंडिंग रेट, कि अगर कोई टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड को यूज़ करके एक लेंडिंग रेट प्रोवाइड किया जा रहा है विंड प्रोजेक्ट्स को, कि अगर आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री को कम दाम पे बेच सको आपके प्रोडक्ट्स, क्योंकि उस टाइम पे तमिलनाडु में एकदम से तमिलनाडु में नॉर्मली भी देखा जाए टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। तो वो एक बहुत बड़ा एक क्या कह सकते हैं बैरियर हिंड्रेंस रिमूवल था कि विंड एनर्जी को एक और पुश मिला, खासकर तमिलनाडु में, कि विंड एनर्जी और प्रोडक्शन बढ़ सके। तो ये इसके अलावा ये मेनली ये क्या था, एक्सेलरेटेड मैकेनिज्म, डिप्रिशिएशन मैकेनिज्म। इसने क्या किया कि अगर आप अपना इनकम टैक्स बचाना चाहते हैं तो आप इंडस्ट्रीज या इंडिविजुअल जो भी होंगे, दे कैन that taxable income which is coming in that entire thing, that they can invest in wind energy products or renewable energy में, which was somewhere as a working as a tax shield। कि आप अपना प्रॉपर्टी जैसे कह सकते हो, अगर मेनली इनके लिए था कि प्रॉपर्टी एसेट जो है जिसके फॉर्म में आप दिखा सकते हो कि भाई अगर मैं अपना मशीन्स चला रहा हूँ तो उसके लिए विंड एनर्जी को यूज़ कर रहा हूँ, कि पावर जनरेशन हो रही है, वो पावर जनरेशन जब जिससे मेरे मशीन्स चल रहे हैं तो उससे मुझे पता चलेगा कि मतलब उससे ये पता चलेगा कि मशीन्स मेरे रन हो रहे हैं, एक रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू रन हो रहे हैं। एंड क्योंकि मैंने इन्वेस्ट करके रखा है विंड एनर्जी में, तो मेरा जो टैक्सेबल इनकम है दैट विल रिड्यूस बाय इटसेल्फ। सो एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन मैकेनिज्म ऑल्सो हेल्प सीमेंट इंडस्ट्री अपार्ट फ्रॉम टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जो एक बहुत बड़े हाई इन्वेस्टमेंट इनमें देखा गया कि इन्होंने सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया विंड एनर्जी में ताकि वो अपना टैक्स बचा सके। सो दीज वर सम ऑफ द कॉमन थिंग्स विच वर हेल्पिंग इट। इन एडिशन टू दिस what was found that कि शॉर्ट टर्म पे अगर इकोनॉमी में देखा जाए तो एक्सेलरेटेड डेप्रिशिएटेड मैकेनिज्म ऑलवेज हेल्प्स अ लॉट, इट इज ऑलवेज गोइंग टू हेल्प अ लॉट। बट व्हाट हैपेंड कि लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो ये शायद उतना इफेक्टिव नहीं पाया गया, एंड नेगेटिव आउटकम्स भी शायद आने लगे कि टैक्स रेवेन्यू उतना जनरेट नहीं हो पा रहा था, क्योंकि ये सारे एज अ टैक्स शील्ड की तरह, एज आई सेड इट वाज वर्किंग एज अ टैक्स शील्ड विच समवेयर हिंडर्ड द गवर्नमेंट रेवेन्यू एज वेल। सो इसके बाद क्या किया गया, समवेयर अराउंड 2006 में जब मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी बनाई गई, तो उसके थ्रू 2010-2008 के आसपास एक और एस्पेक्ट लाया गया विंड एनर्जी के लिए, और वो था जनरेशन बेस्ड इंसेंटिव। जो हम PLI स्कीम बोलते हैं आज के डेट में, वैसा ही जनरेशन बेस्ड इंसेंटिव था कि अगर आप 0.5 रुपीज़ पर यूनिट अगर आप इलेक्ट्रिसिटी विंड के थ्रू वो कर रहे हो तो आपको कुछ रिबेट या सब्सिडी टाइप का मिलना था। हाउएवर अगेन इट वाज स्क्रैप्ड बिकॉज कि विंड एनर्जी में हमेशा ये देखा गया कि प्राइवेट सेक्टर वाज नॉट दैट मच इंटरेस्टेड अ पार्टी, पब्लिक सेक्टर का थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आ रहा था। जबकि 1988 से 1990s में एक ऐसा पीरियड था जहाँ पे बाहर की कंपनीज आके वो कर रही थी, मूव कर रही थी, एंड जनरेशन बेस्ड इंसेंटिव वाज आल्सो टू बॉल्स्टर दिस एंटायर थिंग। क्यों? क्योंकि इसमें FDI के प्रोविजंस लाए गए ताकि विंड एनर्जी को और बूस्ट मिल सके। बट अगेन द थिंग इज दैट कि विंड एनर्जी को कंसिडरिंग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं मिल रहा था, इसलिए इसको भी फ्रॉम टाइम टू टाइम इसे देखा गया कि इतना यूजफुल नहीं हुआ है। वन मोर थिंग विच हैज़ बीन फाउंड
is that कि between 2016 to 2022 अगर इन 6 से 7 सालों में देखा जाए तो CAGR कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट जो है विंड एनर्जी का विच इज समवेयर अराउंड 5%। 1990s के हिसाब से देखा जाए तो ये अराउंड 14% पाया जाएगा। बट व्हाट इज द इशू इज दैट कि जितना इस टाइम पे प्रोडक्शन हो रहा है करेंटली, या और जो हमें SDG के हिसाब से भी देखा जाए या हमारे नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस के हिसाब से देखा जाए, तो जो हमें एनर्जी प्रोड्यूस करनी है 140 गीगावाट, तो इसके लिए वी नीड टू ट्रिपल आवर प्रोडक्शन सो दैट वी कैन रीच दिस गोल। कंसिडरिंग मैंने कहा इस टाइम 41 गीगावाट पे खड़े हैं और हमें 140 गीगावाट ऑफ विंड एनर्जी तक पहुंचना है बाय 2030। तो कहीं ना कहीं हमारा प्रोडक्शन को, हमारे CAGR को, जो भी चीज़ें हैं, इसे एक और एक्सेलरेशन, सॉर्ट ऑफ एक्सेलरेटेड डेप्रेशन मैकेनिज्म की तरह एक और समथिंग डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सेलरेशन इज नीडेड, एंड दोज वर ऑल्सो talked about it in our in the recommendations of parliamentary committee. So with this I am ending this session. Hope you liked it. Subscribe to our YouTube channel for exploring more fascinating, astonishing, informative and knowledgeable videos. Thank you to all.